आप देख रहे हैं कि मुद्दा इतना विकट हो चला है कि उसके ऊपर लोगों के विचार थम ही नहीं रहे हैं। रह कर वो बातें याद आती हैं जो कि नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं। और इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश जी गोयल, जो कि भाजपा विधानसभा प्रभारी रहे हैं। हर समय वो लोगों के लिए उपलब्ध होने का प्रयास करते हैं और धरने में मैक्सिमम समय देने की कोशिश आप करते रहे हैं। इस चीज को उन्होंने एक तरह से विपक्ष के नेता के रूप में भी समझा है और इन्होंने बराबर व्यापार महासंघ की मीटिंगों में भी शिरकत की है। एक तरफ ये व्यापारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और पार्टी को भी देख रहे हैं। बहुत सारी भूमिकाएं आपके साथ हैं। आप बेहतर समझते हैं कि जब कोई योजना बनती है, उसे लागू किया जाता है तो किन किन पड़ावों से होकर के उसे गुजरना होता है। मैं मुकेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि 23 दिसंबर से अनवरत रूप से जो धरना नगर पालिका तिराहे पर जारी है, क्या इसका कोई असर स्थानीय प्रतिनिधि पर या किसी प्रशासनिक अधिकारी पर हुआ? दिए गए नोटिस में लिखा गया कि जो दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा है, जिन्होंने नालियां रोक रखी हैं, चबूतरे बना रखे हैं या टेबल वगैरह डाल रखी, वो हटा दी जाए, नहीं वरना हम हटा देंगे। अतिक्रमण के मामले में जब भी कभी कोई बात आई, व्यापारियों ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप शहर में अतिक्रमण को ना हटाएं या अतिक्रमण जहाँ हो रहा है हम उनकी कभी सिफारिश करें या उनके साथ लगें, ऐसा कभी नहीं। व्यापारी भी चाहता है कि नगर स्वच्छ रहे, साफ रहे, सुंदर नजर आए जी। ऐसा इस बात को लेके हम व्यापारियों में चर्चा हुई कि इन्होंने ये टीन शेड की बात करने लगे कि टीन शेड हटाएंगे, नाली पे से ये हटाएंगे, नाली पे जैसे पट्टी डाल रखी है किराए खड़े होने की, वो कैसे खड़े होंगे। इस बात की चर्चा चलते चलते यहाँ तक पहुंची कि हम व्यापार संघ की एक मीटिंग ली। मीटिंग में इस बात को चर्चा में रखा गया। भाई ईओ साहब ना तो अपने को बुलाया, ना चर्चा की, ना बात की। इससे पहले एसडीओ साहब ने भी 2-3, रामोतार जी भी आए, उससे पहले भी जो भी आए, और उसके बाद भी जैसे अभी सुनीता मीना थी, इन्होंने भी चलाया था अभियान। उससे पहले व्यापारियों को बुलाया था इन्होंने, व्यापारियों को बुला के चर्चा की थी कि जितने भी नालियों पे हैं, ये जो चबूतरा बना के रुके हुए हैं, जहाँ सामान को बाहर रखते हैं, डिस्प्ले ज्यादा बाहर कर रहे हैं, इनको हटाना है। हम स्वीकार थे, उसमें कहीं जायज भी है। हाँ, हम स्वीकार थे। किताब वालों की, इनकी कहीं की चर्चा की उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, ये बाहर आ रहे हैं, इनको हटाइए। हमने कभी ना नहीं की। इसी बात को लेकर हमारे महासंघ में निर्णय लिया गया कि ईओ से मिला जाए, नगर पालिका ईओ से जाके मिला जाए और बात की जाए। उनसे जाके बात की, उनसे कहा भाई आप जो अतिक्रमण का मैटर चला रहे हैं, अतिक्रमण अभियान चलाना चाह रहे हैं, जब तक किसी को कुछ नहीं कहा गया कि मास्टर प्लान का कोई चर्चा है, मास्टर प्लान की कोई बात है, कुछ नहीं कहा गया। गए वहां, उनसे पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, अतिक्रमण किसको मानते हैं जी, किस हद तक है अतिक्रमण, हमें कम से कम समझाइए, हमें बैठाइए, आपस में बैठ के हमसे बात कीजिए, हमें विश्वास में लीजिए। इससे पहले जब भी हुआ है हमें विश्वास में लिया गया, बिल्कुल, और हम साथ खड़े रहे, ऐसा कभी नहीं है। तो उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े ढंग से इस तरीके से बातें की कि हमें ये लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा, कि कुछ होने वाला है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, आप चिंता मत करो, सब आपसे पूछ के किया जाएगा, पहले आपसे मीटिंग ली जाएगी, देखा जाएगा, उसके बाद कोई बात होगी। और नापतोल की भी चर्चा की वजह से रोड को चौड़ा करने की या बनाने की, नई तरीके से आने की, तो इसमें भी हमने उसको चला के कहा उनको कि ये प्रोसीजर आप चलें, उससे पहले भी व्यापारी से आप राय लें, हमें बुलाएं, बिठाएं, बात करें हमसे टेबल। बोला हाँ ऐसा ही होगा। बात कहाँ बिगड़ती है फिर, क्योंकि अंदरूनी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि क्या करने जा रहे हैं। हम उठ के आ गए, पूरे मेरे साथ 15 आदमियों का शिष्टमंडल था जी। नगर पालिका जब गए, हम पूरे व्यापार संघ गया एक तरीके से, और हम सब संतुष्ट होके वापस आ गए। हम तो वापस दुकान पे आके बैठते भी नहीं है, उसके आधे घंटे बाद ही पूरा प्रशासन लेके साथ और फीता लेके नापने का काम चालू कर। कौन, किसके नेतृत्व में हुई कार्रवाई? ये कार्रवाई ईओ साहब के नेतृत्व में, नगर पालिका ईओ साहब, उनके नेतृत्व में, उनके साथ 8-10 कर्मचारी थे। कौन है इस समय ईओ? फतेह सिंह में, उनके नेतृत्व में हो रही थी, और उनसे हम बात करके आए थे। हमने देखा अभी तो हम आए हैं, अभी बात करके आए थे, ये क्या हो गया भाई। फिर भी हमने थोड़ा सा ये रखा, और हो सकता है जैसे ये कह रहे थे कि भाई किसकी नाली ज्यादा आ रही है, किसका चबूतरा ज्यादा आ रहा है, किसका वो। हमने शाम तक उस पर मंथन किया, चर्चा की, तो ये लगा कि भाई ये कर रहे होंगे। उसके सही दूसरे रोज लाल निशान लगना चालू हो गए। हमने महासंघ की दोबारा मीटिंग बुलाई।
दोबारा मीटिंग बुला के निर्णय लिया, उनसे पूछा गया, तो वो साथ साथ में ये भी कहते चले गए कि 24 घंटे में खाली कर दो वरना ये तोड़ दिए जाएंगे। एक अल्टीमेटम भी मिलता रहा हाथ के हाथ। ये तो बड़ा अन्याय है, ये तो बड़ा कुठाराघात है व्यापारी के ऊपर। ये तो बड़ी मनमर्जी होगी, दादागिरी होगी कि ना तो जब हम गए हैं पूछा है, विश्वास में लेने की बात है, ना तो हमें कहा गया कितनी तो तोड़ी जाएगी, क्या किया जाएगा, क्या कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसके बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री मैथिली शरण जी ने मंत्री साहब से भी बात की फोन पे। उन्होंने फोन मिलाया, उन्होंने ये कहा कि मैं 2 रोज यहाँ हूँ नहीं, और 2 रोज के बाद आप मिलना चाहो तो मैं आ नहीं रहा, कोटपुतली जयपुर आ जाओ जी। उन्होंने ये कहा 2 रोज हम तो जब चले जाएं, जब 2 रोज की जगह 24 घंटों में तोड़ने के अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो हम तो दुकान का पहरा करें या दुकान की हिफाजत करें या उनकी करें। धड़कने तो वो बढ़ रही है कि दुकान टूटेगी जी। तो मंत्री जी से मैंने कहा जाए, हालात सब पता है, तो वो भी ईओ साहब से पूछ लेते या ऐसी चर्चा पूछ लेते, अपने किसी निजी पीए से पूछ लेते क्या चर्चा चल रही है। तो हमारी तो धड़कनें बढ़ी हुई थी, इसलिए हमने मिलने की कोशिश नहीं की, ना हम गए, क्योंकि हम तो फिर ये हालात होगी कि कल को टूटेगी। आपको ये लगता है कि एक अधिशासी अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर कोई इतना बड़ा कदम उठा ले कि पैमाइश करने के साथ साथ रेड निशान भी लगा दिए जाए, अल्टीमेटम भी दे दे और कोई फर्क ना पड़े? ना, ये तो मैं सच मान रहा हूँ कि सरकार के ऊपर से निश्चित ही इनके ऊपर पूरा आदेश के अनुसार कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सबने राय की, व्यापारियों को इकट्ठा किया और धरने पे बैठ गए कि ना तोड़ने देंगे और ना आगे बढ़ने देंगे जब तक हम हैं। सारे व्यापारी डट के लड़ेंगे, और इन सबसे भी रिक्वेस्ट हमने की कि हमारी हालात ये हैं, इनके भी दर्द पर सैर का रहा। सभी जो प्रकाश जी बैठे हैं, रामस्वरूप जी बैठे हैं, रामनिवास जी बैठे हैं, सभी ने आज तक भी बढ़ चढ़ कर व्यापारियों का सहयोग कर रहे हैं और हमें शांति दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपका व्यापार कहीं नहीं जाएगा। दुख की बात तो ये है राकेश जी, आप भी यहाँ रहते हैं, इतना बड़ा मार्केट और इस तरीके से तहस नहस हो जाए तो जंगल हो गया। कहाँ तो हमारे बच्चे जाएंगे, उनको कहाँ लेके जाए? कोई परिवार पालने की जगह नहीं है, ना कोई हमारे पास कोई बिजनेस। दोबारा अगर पटरी पे आए भी गाड़ी तो तब तक तो हम खत्म हो जाएंगे। मेरा ये कहना भी था बीच में कि पहले आप जितनी इतनी कमियां हैं सुविधा की, कहीं दिक्कत नहीं है इनमें, आवागमन में कहीं दिक्कत नहीं है, दुकानें कोई रोड़ा नहीं अटक रही है। आप पार्किंग बनवाइए, मोटरसाइकिल से जाम लगता है, गाड़ियों से जाम लग रहा है, इनकी व्यवस्था की। यानी पार्किंग जोन बना नहीं पाए उससे पहले की मास्टर प्लान के अंतर्गत तोड़ने के आदेश जारी हो गए। अब गांव से आप बताइए राकेश जी, व्यापारी वो जमींदार आएगा, सामान लेने आएगा, वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करे? मार्केट में खड़ी करेगा, मेरी दुकान के सामने करेगा, मार्केट के अंदर होगा, निश्चित है कि जाम लगेगा। उनकी व्यवस्था कीजिए, आप कहाँ जाम लगेगा। और आज यदि आप हमारे बीच में मौजूद हैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आप एक शिक्षक भी रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप पीड़ित पक्ष से नहीं है, लेकिन आप इन हॉल इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब व्यापारी बंधु यहाँ से उजाड़ दिए जाएंगे तो आप देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से कम हजारों बच्चे यहाँ पर नौकरी करने के लिए व्यापारियों के लिए आते हैं। कोई एक व्यापारी अकेला दुकान नहीं चला सकता, उसके साथ उसके 2-4 कर्मचारी उसको आवश्यकता पड़ती है। वो सारे के सारे कर्मचारी व्यापार को चलाने के लिए, दुकान को चलाने के लिए, कपड़े का व्यापारी है चाहे परचूनी का व्यापारी है, वो ग्रामीण क्षेत्र से वो बालक जो बेरोजगार है वो रोजगार करने के लिए इनकी दुकानों पर आ जाते हैं। अब देखिए जब इनकी दुकानें उजड़ जाएंगी, तो जब इनकी दुकानें उड़ जाएंगी तो हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनको भी असर पड़ेगा। वो भी पालन पोषण करने, उनको 10 आदमी उनके पीछे उनका रोजगार चलता है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? एक तो कोई भी प्लान होता है तो उसके 3 स्टेज होते हैं। पहले तो उसकी डीपीआर होती है, जैसा अभी प्रकाश जी चेयरमैन साहब ने बताया। उसके बाद में उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में उसकी तकनीकी स्वीकृति होती है, और तकनीकी स्वीकृति होने के बाद में उसकी वित्तीय स्वीकृति निकलती है। इन तीनों चीजों को होने के बाद में उस संस्था की जो आम सभा होती है, जैसे ग्राम सभा, हमारे ग्राम पंचायत में सभा होती है, साधारण सभा होती है सरपंच की अध्यक्षता में, ऐसे ही चेयरमैन की अध्यक्षता में नगर पालिका मंडल की मीटिंग होती है, और उसमें प्रस्ताव लिया जाता है
कि हमें इस डीपीपी प्लान में इस प्रोजेक्ट के तहत ये काम करवाना है। मान लीजिए किसी सड़क का निर्माण करना है, वो विकास का काम के लिए उसका प्रस्ताव दिया जाता है। क्या इन्होंने नगर पालिका की मीटिंग बुलाई? क्या इन तीनों चारों प्रोसीजर से ही गुजरे? क्या बिना किसी प्रोसीजर के तुगलक की फरमान के तहत ये सारा कार्यक्रम? ये जो व्यापारियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इस तानाशाही तुगल की फरमान के विरुद्ध, मैं तो सबसे बड़ी गलती यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया है अशोक जी ने, गहलोत जी ने, उसकी गलती मानता हूँ। अभी एक आंदोलन हमें इस कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के पूरे लोगों को एक आंदोलन और करना पड़ेगा, वो इससे बड़ा आंदोलन। अभी पूर्व वक्ता रामनिवास जी ने मेरे को बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये कोई जिला उला नहीं बनाने वाला। वास्तव में ये बात ठीक है, अगर ये जिला बनाना चाहता है तो कोटपूतली को लोगों को विध्वंस करके विकास नहीं करा रहा है, ये विनाश करा रहा है। यहाँ से कालूड़ा ले जाकर, यहाँ से 15 किलोमीटर ले जाकर यहाँ के सारे कार्यालयों को वहां ले जाकर शिफ्ट कर रहा है। ये सारे की सारे अभी रामनिवास जी ने बात बताई। हम अगर वो यही करना चाहता है कि भाई कार्यालयों को यहाँ जगह कम है, मैं आपको 20-25 बीघा जमीन आपको उपलब्ध करा रहे हैं, पंचायत समिति में आपको अवगत करा रहे हैं। 20-25 बीघा जमीन हमारे पंचायत समिति कोटपूतली के मध्य में स्थित है। आप जयपुर जिला जो राजधानी है वहां का कलेक्ट्रेट आपने देखी होगी, वहां का जिला परिषद आपने देखा होगा, मात्र 2 बीघा के ऊपर है, डबल मंजिल बना हुआ है। जब राजधानी में जब कलेक्ट्रेट 2 बीघा में चल सकता है तो कोटपूतली जिला बनाएगी तो 25 बीघा में सारे कार्यालय यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और रही बात पुलिस लाइन के लिए अलॉटमेंट की, अभी बताया कि भाई अलॉटमेंट करा दिया 80 बीघा। पुलिस लाइन तो दूर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप गृह राज्य मंत्री है, सड़क चौड़ी करने का मुद्दा है ही नहीं, न ही कोटपूतली को जिला बनाने का कोई मुद्दा है। इसके पीछे कोटपूतली की जो जनप्रतिनिधि यहाँ के विधायक श्रीमान राजेंद्र यादव जी हैं, उनकी सोची समझी हुई रणनीति, उनकी चाल है कि इस कोटपूतली को उजाड़ दिया जाए, इस कोटपूतली को बिखेर दिया जाए, इस कोटपूतली के अंदर रहने वाले लोगों को विकास से दूर कर दिया जाए। और साफ साफ दिखने में भी आ रहा है, जब यहाँ के जितने सरकारी कार्यालय हैं जिला बनाने के नाम पर वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर लेकर जा रहे हैं, तब यहाँ पर कितने लोगों का आना जाना बचेगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मात्र ये 2 सड़कों के व्यापारियों का सवाल है। ये केवल 2 सड़कों के व्यापारियों का नहीं, इन दोनों सड़कों पर जो रहने वाले लोग हैं और विशेषकर हमारे एक विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं और उनके 70 घरों को भी उजाड़ा जा रहा है और कमोबेश करके 150 परिवार इस सड़क पर रह रहे हैं। इन सब लोगों की घर उजड़ जाएगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और इन दोनों सड़कों के अलावा मैं तो ये कहूँगा कि पूरा कोटपूतली इससे अछूता नहीं रहेगा। इस विनाश के कार्य से हर व्यक्ति को प्रभाव पड़ेगा। यहाँ का व्यापार और यहाँ का रहन सहन तो उजड़ेगा ही उजड़ेगा, साथ में इन दुकानों पर हर दुकान पे 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य आकर के काम करते हैं। अनेक यहाँ पर अपनी नौकरी से अपना जीवन चला रहे हैं। जो व्यक्ति 5,000 से लेकर के 10,000 तक की नौकरी कर रहा है उसका घर कैसे चलेगा। ऐसे करीब करीब 10,000 परिवारों पर इसका असर पड़ने वाला है। और कोटपूतली को अगर सही मायने में मास्टर प्लान लागू करें, ये मास्टर प्लान ही लागू नहीं कर रहे हैं। मास्टर प्लान के अंदर कौन सी सड़क कितना मीटर चौड़ी, कितना फीट चौड़ी बताई है, यह तो बताएं। मेरे ख्याल में प्रकाश जी सैनी जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह इसको पहले तहसीलदार जी के भी सामने रखा, आज आपके सामने भी रखा है कि भाई मास्टर प्लान के अंदर कौन सी सड़क कितनी चौड़ी दी हुई है, ये लिखा हुआ है क्या। इस सड़क को इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि ये 60 फीट या 80 फीट होनी चाहिए। ये तो मनमर्जी इन्होंने की हुई है। इस हठधर्मिता का हम विरोध करते हैं और इससे प्रभावित होने वाले लोग जितने हैं उनके भविष्य की हम चिंता करके सारे लोग बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये बात उनको देर सवेरे समझ में आ जाएगी। नहीं तो न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा है कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूलभूत चीज़ें लिखी है, उस भारतीय संविधान से कोई भी किसी भी नगर पालिका का कानून भी अलग नहीं जा सकता है। जबकि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जी सैनी ने अनेक बार समझाया, चाहे नगर पालिका कानून को पढ़ लीजिए, चाहे मास्टर प्लान को पढ़ लीजिए, चाहे भारतीय संविधान को देख लीजिए, तीनों जगह ये लोग गलत हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, हठधर्मिता कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय आ गया कि ये लोगों के घरों को उजाड़ देंगे, लोगों की पट्टेशुदा, खरीदशुदा और ऑक्शन की हुई जमीनों को भी तोड़फोड़ कर देंगे और उनके घर का मुआवजा भी नहीं देंगे। आखिर ये तो सोचना पड़ेगा कि ये लोग रातों रात कहाँ चले जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक द्वेष है या वास्तव में मास्टर प्लान की कोई प्रॉपर कवायद की जा रही है?
मास्टर प्लान के नाम पर शहर के व्यापारियों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे मूल कारण है कि कोटपूतली से जीते विधायक श्री राजेंद्र यादव जी ने ये कहा था कि मैं कोटपूतली को जिला बनाऊंगा 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल से हो गए 3 साल, और वो बीच में ये भी कहने लग गए थे कि मैं यदि जिला नहीं बना पाऊंगा तो रिजाइन कर दूंगा मंत्री पद से। अब उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपग्रेड कर दिया पद से, मतलब उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री हो गए। और परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई, कोटपूतली जिला पड़ने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि जिले के लिए बहुत दिक्कत आ रही है इनको। अगल बगल के एमएलए जिनसे नाराज है कोटपूतली के नाम पर, उनको राजी करना संभव भी नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले तो आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि आज तो गृह राज्य मंत्री है, चाहे तो कोटपूतली जिला बन सकता है, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जिले की कोई बात नहीं है? जिला की मैं बता रहा हूँ आपको, राजनीति में कई सारी चीजें होती है। अगल के आसपास के जो क्षेत्र कोटपूतली से लगते हुए जो दूसरे विधायक है, उन्हीं के दल के हैं, वो नहीं इस पक्ष में, और वो नहीं चाहते कि कोटपूतली वर्तमान हालात में जिला नहीं। लेकिन पुलिस लाइन के लिए जमीन अलॉट हो गई है, बड़े बड़े भूखंड आ गए हैं, वो सारा कोटपूतली शिफ्ट होके कहीं जा रहा है। जमीनों के माध्यम से उनका इकोनॉमिक आर्थिक लाभ के लिए सब खेल किया जा रहा है। इसमें सीधा सीधा जिले के नाम पर अलूट जमीनें करवा दी वहां, और एनसीआर के और दिल्ली गुड़गांव के व्यापारी आकर माननीय मंत्री जी को आर्थिक लाभ पूछा रहे हैं। उनमें उनका एक व्यापारिक मामला है, इसके माध्यम से उनका व्यापार कर रहे हैं वो। नहीं, उनका व्यापार बढ़ेगा, लेकिन मैं यदि बात करूं तो कोटपूतली का यदि उपखंड अधिकारी का उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, आरटीओ कार्यालय, ये जो 5 कार्यालय आजाद चौक में हैं, यदि ये कार्यालय वही बाहर शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर शहर की हलचल तो खत्म हो जाती है, फिर क्या बचता है शहर में? मैं भी यही तो कह रहा हूँ कि अभी मार्च महीने में यदि जिला बनेगा तो इसी मार्च महीने में पता लग जाएगा बजट में। लेकिन फिर भी इस आदमी की मंशा ये है कि जिले को ट्रांसफर, अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाए कावेड़ा में, जिससे शहर का पूरी तरह अस्तित्व खत्म हो जाए। डबल विचारधारा नहीं चलती है कभी भी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोटपूतली में मास्टर प्लान लागू करके और इन दुकानों को तोड़ दिया जाए, जिससे जिले में बाधा आ रही है। एक तरफ आप वहां पहले ही कावेड़ा में जमीन अलॉट करा चुके, तो ये दुभाषी बातें नहीं चलती है। आप सबको मुबारक दूं या अपना दुख प्रकट करूं, ये मैं कह नहीं सकता। मैं हमारे बुजुर्गों के समय से 30 पीढ़ियों से भी ज़्यादा से हम हमारे स्थान पर, निवासी स्थान पर रह रहे हैं कोटपूतली में। कोटपूतली में बूचाड़ा में एक तो पहले यहाँ वो किला बना हुआ है जो मराठों का किला था। मराठों के किले के बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार जन यहाँ रहते थे कोटपूतली में। हमारे परिवार यहाँ संवत 1520 से आज से 550 साल से भी ज़्यादा से यहाँ लगातार रह रहे हैं। और खेतड़ी रियासत के समय में हमारे पास जो ज़मीन थी वो खेतड़ी के जो उस समय राजा थे, उन्होंने कहा कि इसमें स्कूल बना देते हैं। तो हमारी उस शासक ने हमारी ज़मीन स्कूल बनाने के लिए ले ली, जिसमें हम खेती कर हमारे परिवार जीवन यापन करते थे। कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? जो सरदार स्कूल की बात कर रहा हूँ। और हमारी ज़मीन सरदार स्कूल से लगाकर कॉलेज तक थी। ये जो सरदार स्कूल के पास से राम भवन के पास से जो रास्ता जाता है, वो जहाँ रास्ता ख़त्म होता है वहाँ तक हमारी ज़मीन थी। उसके बाद में हमारे गुरु पुरोहित की एक बगीची है, बगीची के बाद में एक जीर्ण माता का मंदिर, यानी ये जीर्ण माता का मंदिर 500 साल से भी पहले का हमारे बुजुर्गों के द्वारा, जिसे रातों रात शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, और वो हमारी कुल देवी है, वहाँ तक हमारी ज़मीन थी। स्कूल, सरदार स्कूल में हमारे बुजुर्गों की ज़मीन ले ली खेतड़ी राजा ने। वहाँ पर सरदार स्कूल हमारे बुजुर्गों ने सहर्ष बच्चों के पढ़ने के लिए दे दी। उस समय चूंकि राजाओं का राज था, कोई अधिकार होते नहीं थे काश्तकारों के, तो किसी प्रकार का उनको कोई
किसी प्रकार से उनको वो भी नहीं दिया गया, कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। आप ये बताइए, ये जो कार्रवाई की जा रही है ये विधि सम्मत कार्रवाई है या आप एक पीड़ित होकर के बात अपनी रखना चाहते हैं या वाकई में जो न्याय संगत बात है वो आप रखना चाहेंगे? इस प्रश्न का भी मैं पूरा जवाब दूंगा। इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि राजस्थान बढ़ने के बाद में वो जो जमीन हमारे पुरखों के पास बच गई, जिसको कॉलेज के लिए एक्वायर कर लिया गया, और उसकी एवज में हमारे को ये वहाँ खेड़की में बंजर जमीन दे दी गई। हमारी 2.5 बीघा पक्की जमीन थी और 2.5 बीघा जमीन आज कम से कम भी हजारों करोड़ रुपए की अमूल्य जमीन है। तो हमने विकास में स्कूल के लिए हमारी जमीन ले ली गई, स्कूल के बाद में कॉलेज के लिए भी हमारी जमीन ले ली गई। आप एलबीएस कॉलेज की बात कर रहे हैं? एलबीएस कॉलेज की बाबात कर रहे हैं। ये हमारे पास में पुराना दस्तावेज है जो हमारे दादाजी को दी थी जी। ये है 18/10/1964 का, यानी 36 और 22 58 साल पहले का। तो ये कोटपूतली के विकास में सब साल आप कह रहे हो कि ये कार्रवाई लीगल है या इलीगल है जी। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। मैं ये कहता हूँ कि भारत चलता है संविधान से, और संविधान के तहत राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट बना हुआ राजस्थान में, तो राजस्थान में म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत इनको कार्रवाई करनी चाहिए जी। किसी भी व्यापारी को, किसी भी व्यक्ति को इन्होंने कोई धारा के अंतर्गत नोटिस नहीं दिया है कि किस धारा के तहत ये कार्रवाई करेंगे। म्युनिसिपैलिटी एक्ट की सेक्शन 245 स्पष्ट रूप से ये कहती है कि इनका अधिकार निजी संपत्ति को छोड़कर, जो नाली बनी हुई है उसके ऊपर निजी संपत्ति को छोड़कर और नाली के ऊपर भी बनी हुई सीढ़ियों को छोड़कर, तो इनका जो अधिकार है नगरपालिका का वो नाली तक सीमित है। नाली से उधर जो निजी संपत्ति है उनको इनके ऊपर किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये सारे तुगलकी कार्रवाई कर रहे हैं। कानून यदि, अब दूसरा सवाल मैं एक और बताऊं, कानून के अनुसार मास्टर प्लान है, ये मनमर्जी से नहीं है। मास्टर प्लान है 20 वर्ष का, मास्टर प्लान है 5 वर्ष का, मास्टर प्लान है 1 साल का। वो डेवलपिंग एरिया के लिए, जो उस एरिया का विकास करना है। मास्टर प्लान किसी भी सघन आबादी क्षेत्र में किसी विरासतन हवेलियों को, विरासतन मकानों को छेड़ने का, 100 साल से ज्यादा जो पुरानी हवेली होती है, मकान होते हैं, निवास स्थान होते हैं, ये हमारे पूर्वजों, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारे पूर्वजों की पूरी जमीन सरदार स्कूल में ले ली, कॉलेज में ले ली, और अब जो हमारे पूर्वजों की जन्म स्थली बचती है उसको भी ये सड़क के नाम पर और तुगलकी फरमान से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाए, किसी भी कानून में इस प्रकार का इनको म्युनिसिपैलिटी एक्ट, मैं ये कहूंगा ईओ साहब कम से कम आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप म्युनिसिपैलिटी में नौकरी करते हैं, म्युनिसिपैलिटी एक्ट तो पढ़ लें कि म्युनिसिपैलिटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, आप किस हद, आपकी सीमाएं बनाई हुई हैं, आप सीमा से बाहर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कि आपने देखा, आप एक मुखर वक्ता के रूप में अपनी बात को 90 शब्दों में कहते रहे हैं और आपने उन तमाम बातों को टच कर दिया है जो कि अब से पहले चर्चा का विषय रही है। किस तरह से बेरोजगारी फैल जाने वाली है, किस तरह से शहर उजड़ जाने वाला है, और आखिरकार जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जनता के कौन से हितों को ध्यान में रखते हुए इस मास्टर प्लान की कवायद की है। इस बात को सामने रखने का प्रयास किया है मुकेश गोयल ने।